प्रिय विद्यार्थियों, प्लांट सक्सेशन के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्लांट सक्सेशन के इससे पहले हम 2 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। पहले वीडियो में मुख्य रूप से हम लोगों ने सक्सेशन की परिभाषा के बारे में, प्रकार के बारे में, जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बाद में हम लोगों ने मुख्य रूप से कॉजेज़ के बारे में अध्ययन किया था। और हमारा जो सेकंड वीडियो रहा था, उसमें हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि कोई पर्टिकुलर एरिया खाली हो जाता है, उसके पश्चात जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, कौन कौन से प्रोसेस होने के पश्चात सक्सेशन है वो अपने मुकाम पर पहुंचता है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। जैसे न्यूडेशन के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, इकेसिस के बारे में, एग्रेशन के बारे में, रिएक्शंस के बारे में। इस तरह से हमने क्लाइमेक्स तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, एग्रीगेशन एंड रिएक्शन के बारे में, और फिर क्लाइमेक्स स्टेज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ा था कि इस पूरे प्रोसेस को कौन कौन सी फैक्टर्स कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बारे में हमने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में हम लोगों ने जो मेजर ट्रेंड्स है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि सक्सेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान के अंदर कोई सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, या फिर किसी पहाड़ के ऊपर सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर ये कंप्लीट होती है। तो ये आज का जो नया वीडियो है, इसमें हम सक्सेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है वो आज हम यहाँ पर लेंगे, और किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है हमारा काइंड्स ऑफ सक्सेशन। सबसे पहले आप देख रहे हो हाइड्रोस्फीयर। अगर ये सक्सेशन की प्रोसेस पानी से स्टार्ट होती है, किसी नदी से जहाँ पर मीठा पानी है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर अगर सक्सेशन, या तालाब के अंदर, तो जहाँ पर ये स्टार्ट होती है उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और सेकंड जो प्रोसेस आप देख रहे हो उसको हम मिक्जाक के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वो मिट्टी के अंदर होती है। तो मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा होने के कारण से एक जो दलदल वाली सिचुएशंस बनती है, अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम मिजार्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट देख रहे हो हेलोसियर। अगर पानी खारा है या मिट्टी सैलाइन है, वहाँ से अगर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उसको हम हेलोसियर के नाम से जानते हैं। और किसी डेजर्टिक कंडीशन या जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ से अगर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उसको हम जीरोसियर के नाम से जानते हैं। जीरोसियर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं सेमोसियर और दूसरे को हम कहते हैं लिथोसियर। अगर रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी से अगर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उसको हम सेमोसियर के नाम से जानते हैं। और किसी चट्टान से, क्योंकि चट्टान पर भी मॉइस्चर है वो नहीं होता है, तो वहाँ से अगर कोई सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसको हम लिथोसियर के नाम से जानते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हो, अगर मिट्टी एसिडिक है, एसिडिक का मतलब जिस मिट्टी की पीएच 7 से कम है, अगर वहाँ से सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसको हम ऑक्जिलोसियर के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ABCDE तक इतनी सारी टर्म्स हैं वो आपके सामने हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये सभी बातें हैं वो अलग अलग पूछी जा सकती है। तो आपको इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या है, मीजार का मीनिंग क्या है, जीरोस्फीयर में क्या है, सेमोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, और बाकी जो टर्म्स आप देख रहे हो इनका मीनिंग है वो क्या होता है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली हाइड्रोस्फीयर के बारे में है, पानी के बारे में है कि अगर एक तालाब के अंदर या नदी के अंदर अगर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो वो किस तरह से होती है। तो यहाँ हम इस बात को समझने के लिए एक तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं। और तालाब में चूंकि बरसात का पानी होता है, वो मीठा पानी होता है, और वहाँ पर जब ये प्रोसेस चलती है तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जो डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पर मिट्टी आ गई है। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो अलग प्रकार के हैं, और जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर हाइड्रोस्फीयर की अंतिम स्टेज यानी क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुँच जाता है। तो बड़े बड़े ट्रीज है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये अलग अलग अवस्थाएं जो आपको दिखाई दे रही है, समर स्टेज के बारे में, उसके बाद में वाटर सरफेस है, उसके बारे में स्वैम्प स्टेज है, सीज मेडो स्टेज है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन है, वो आगे की स्लाइड्स में हम लोग करेंगे। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम ये समझना चाहते हैं कि ये प्रोसेस है वो किस प्रकार से शुरू होती है। निश्चित रूप से जब पानी पूरा है, तालाब भरा हुआ है, तो तालाब के अंदर सबसे पहले जो प्लांट आते हैं उनको हम पायोनियर स्टेज के नाम से जानते हैं, जो इस हाइड्रोस्फीयर की नींव बनाने का काम करते हैं। तो जो नींव बनाने का काम करते हैं उसको हम पायोनियर स्टेज का नाम देते हैं। और सबसे लास्ट वाली स्टेज जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको हम क्लाइमेक्स स्टेज का नाम देते हैं। और बीच की जो अवस्थाएं होती है उसको हम सीरल का नाम देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीन टेक्निकल टर्म्स फिर से आपके सामने हैं। पहली पायोनियर, सबसे पहले आने वाले प्लांट्स, क्लाइमेक्स सबसे लास्ट में आने वाले प्लांट्स, और बीच की जो अवस्थाएं होती है उसको हम सिरल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए हमें पहली स्टेज से चलना पड़ेगा जो कि पायोनियर स्टेज है, वो आपके सामने आती है। और पायोनियर के अंदर जो सबसे पहले जो प्लांट्स आते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स के नाम से जानते हैं। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर होते हैं या बहुत कम सेल वाले होते हैं। और इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जूप्लैंक्टॉन्स भी है, वो हो सकते हैं। पर्टिकुलरली चूंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिसेलुलर या वो बहुत कम सेल वाली पर्टिकुलरली एल्गी टाइप के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये इस जो सक्सेशन की प्रोसेस है इसमें पायोनियर का काम करते हैं। और निश्चित रूप से ये जो पायोनियर्स है ये यूनिसेलुलर है और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होने के कारण से ये मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होते हैं और इनके नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और आफ्टर डेथ एंड डिके, और निश्चित रूप से आसपास से जो मिट्टी है वो उड़कर इस पर्टिकुलर तालाब में आती रहती है, और उसके कारण से जो तालाब का लेवल है, बॉटम है, वहाँ पर एक कीचड़नुमा जो लेयर है उसका बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम दो बातें कर रहे हैं, आसपास के जो एरिया वहाँ से मिट्टी का उड़कर आना इस तालाब में, और दूसरा जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जो जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनके डेथ एंड डिके के कारण से नीचे एक लेयर बनती रहती है, मड नुमा या कीचड़नुमा। तो निश्चित रूप से जब कीचड़नुमा लेयर बनी है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसको हम सबमर्ज्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से जो पहले वाली अवस्था है उसके मुकाबले में ये जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी विकसित होते हैं। पहले वाले में हमने कहा कि एल्गी के प्लांट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, रेननकुलस, एंजियोस्पर्म्स भी प्लांट है वो यहाँ पर आ जाते हैं। हाइड्रिला है वो निश्चित रूप से एंजियोस्पर्म का प्लांट है, क्योंकि नीचे एक बेस बन गई है, एक लेयर बन गई है, मिट्टी के साथ न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, इसलिए ये सेकंड स्टेज है वहाँ पर
आ जाती है और इसको हम सबमर्ज स्टेज, ये पानी के नीचे डूबे हुए रहते हैं, इस कारण से इसको हम सबमर्ज स्टेज कहते हैं। एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। मुख्य रूप से हम जो नाम लेते हैं वो हाइड्रिला का लेते हैं, वेलिसनेरिया का लेते हैं, यूट्रिकुलेरिया का लेते हैं, रेननकुलस का लेते हैं और इसके साथ बहुत सारे एल्गी भी निश्चित रूप से होती है। अब देखिए यहाँ पर एल्गी भी है, यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स भी है। समय के साथ जो प्रोसेस पहले स्टेज के साथ में हुई थी, वो ही अवस्था यहाँ पर भी निश्चित रूप से होगी। कौन सी अवस्था? इन प्लांट्स का डेथ एंड डिके होगा और आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ से फिर मिट्टी उड़ उड़ कर इस पर्टिकुलर तालाब के अंदर आती रहेगी और साथ में सूर्य की लाइट से, सूर्य की गर्मी से पानी उड़ उड़ कर भाप बनकर जा रहा है, जिससे पानी का लेवल भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अब तीसरे प्रकार के प्लांट्स के लिए सिचुएशन है वो यहाँ पर फेवरेबल बन रही है और तीसरे प्रकार की जो अवस्था होती है उसको हम फ्लोटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग स्टेज का मतलब है वो जड़ के माध्यम से जमीन में स्थिर भी हो सकते हैं और पानी की सतह पर तैरते हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि एजोला है, लेबना है, आइकोर्निया है, ये सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। और जो जड़नुमा प्लांट होते हैं उनमें निम्फिया है, पोलीगोनम है, इस टाइप के प्लांट है जिनकी जड़ें नीचे कीचड़ में मड के अंदर स्थिर रहती है और ऊपर वाला पार्ट है वो सरफेस के ऊपर रहता है। इस तरह से दो तरह के प्लांट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समय के साथ ये प्लांट्स भी डेथ एंड डिके होगा, ख़त्म होंगे और इनका डिकम्पोजिशन होके ये ज़मीन में यानी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में मिल जाते हैं और आसपास के एरिया से और मिट्टी उड़ उड़ कर इस पर्टिकुलर तालाब में आती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ, पानी का लेवल और कम होता चला जाता है और इस पर्टिकुलर तालाब के सरफेस में मिट्टी का स्तर है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से अब चौथे प्रकार के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और इनको हम कहते हैं रीड स्वाम्प स्टेज। रीड स्वाम्प स्टेज का मतलब ये है कि पानी की जो लेवल है वो हार्डली 1 to 4 फीट है, वो रह जाता है, काफ़ी पानी कम हो जाता है और कहने का मतलब ये हुआ कि करीब करीब ये एक तरह से एम्फीबियस स्टेज है उसके रूप में हमें देखने को मिलती है। काफ़ी मिट्टी हो गई है तालाब के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर्स है वो काफ़ी हो गए हैं और निश्चित रूप से जो लाइट आ रही थी उससे पानी भाप बन के उड़कर चला जा रहा था, चला गया है और उस कारण से यहाँ पर जो रीड स्वाम्प स्टेज है उसको हम यहाँ पर या आ जाते हैं। एग्जाम्पल सिरपस है, टाइफा है, फ्रेगमाइटाइस है, इस तरह के प्लांट्स है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, जो पहली स्टेज थी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उसको हमने पायोनियर का नाम दिया और उसके बाद की जो ये अवस्थाएं आ रही है ये बीच की अवस्थाएं हैं, इनको हम सीरल का नाम देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, निश्चित रूप से ये प्लांट्स भी समय के साथ समाप्त होंगे, इनके भी ऑर्गेनिक मैटर्स वो मिट्टी में मिलेंगे और आसपास के जो तालाब के आसपास की जो मिट्टी है वो उड़कर इस तालाब में आती रहती है और एक तरह से तालाब है वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे पहुंच गया है। और फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो अलग अगले टाइप के जो प्लांट्स आते हैं उनको सेज मिडो स्टेज के नाम से हम जानते हैं। सेज मार्श और सेड मिडो स्टेज के नाम से हम जानते हैं और यहाँ पर जो मिट्टी है वो करीब करीब ड्राई होने की तरफ चल रही है और एक तरह से दलदल नुमा सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इस तरह की सिचुएशन बनने के कारण से यहाँ पर अब और अलग तरह के प्लांट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। पर्टिकुलरली साइप्रेसी और ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और इसके अंदर कैरिक्स है, जुनकस है और डाइकेंथियम है, एरोपोरम है, सिम्बोपोगोन है, मेंथा है और इस तरह के प्लांट्स हैं वो हमें यहाँ पर मार्सी जो एरिया है, हैबिटेट्स है, उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पांचवी अवस्था है वो अब आपके सामने है, वो आ गई है, जिसको हम सेज मिडो स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये है आपकी पांचवी अवस्था। समय के साथ बदलाव होता रहता है और अच्छी तरह से ये प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं
और अलग-अलग तरह से निश्चित रूप से इन बड़े प्लांट्स होने के कारण से ट्रांसपायरेशन की रेट भी पौधों के द्वारा हाई होती है और मिट्टी के अंदर जो पानी है, वो भी अब ज़्यादा उड़कर बाहर जा रहा है। देखिए, डेथ एंड डिके वाली बात मैंने बतलाई। आसपास की मिट्टी इस पर्टिकुलर तालाब में आई और यहाँ पर जो पानी था वो अब ट्रांसपायरेशन के माध्यम से भी उड़कर जा रहा है। फिजिकल सरफेस से इवेपोरेशन भी हो रहा था। अल्टीमेट क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो वेजिटेशन है वो अब एक नए टाइप के प्लांट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाती है और उसको अब हम वुडलैंड स्टेज के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी है वो करीब-करीब ख़त्म हो चुका है। जो तालाब था वो एक मिट्टी की सरफेस के रूप में हमारे सामने आ चुका है। एक ड्राई हैबिटेट्स है वो हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पर अब वुडी टाइप के प्लांट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और जिसके अंदर केसिया है, अकेसिया है, टर्मिनेलिया है, सेलिक्स है। इस तरह के जो वुडी प्लांट्स जो ट्री नुमा और पर्टिकुलरली श्रब नुमा पौधे हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और समय के साथ निश्चित रूप से पानी है वो धीरे-धीरे इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के द्वारा उड़ के जा रहा है और सिचुएशन है जो आवास है वो बिल्कुल से ड्राई हो गया है और ड्राई होने का मतलब ये हुआ कि अब क्लाइमेक्स की स्टेज में ये जो हाइड्रोस्फीयर की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो पहुंच चुकी है और क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म और बड़े-बड़े ट्रीज़ नुमा पौधे हैं, वो यहाँ पर डेवलप होकर हमारे सामने आ जाते हैं और निश्चित रूप से जो प्रोसेस चली थी, वो एल्गी से चली थी और वो एंजियोस्पर्म में आकर समाप्त हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ है, वो हम लोग चले हैं और क्लाइमेक्स स्टेज है, वो इस पर्टिकुलर हाइड्रोस्फीयर की लास्ट स्टेज होगी। पहले वाली पायोनियर थी, लास्ट वाली क्लाइमेक्स है और बीच वालों को हमने सीरियल का नाम दिया था। इस तरह से ये एक प्रोसेस है वो आकर कंप्लीट हो जाती है। निश्चित रूप से ये जो पर्टिकुलर अवस्था है, यहाँ के आवास के साथ में इसका एक हार्मनी स्थापित हो जाती है और जब तक क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव नहीं होता है, तब तक ये पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स हैं, वो यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करते हैं क्योंकि एक क्लाइमेक्स के स्टेज तक ये जो अवस्था है वो पहुंच चुकी है और ये यहाँ पर डोमिनेंट के रूप में निश्चित रूप से ये प्लांट्स है वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। समय के साथ बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा और वो बदलाव कब होगा वो 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, जैसे सुनामी, ज्वालामुखी और दूसरे प्राकृतिक कारण, समय कम लगेगा और प्रकृति है वो स्लो जो उसके बदलाव होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं तो उसमें 1000 साल भी एक पर्टिकुलर प्लांट कम्युनिटी को चेंज होने में लग जाते हैं और दूसरे बहुत सारे कारक होते हैं। हम लोगों ने शुरू में क्लाइमेटिक के बारे में के अलावा बायोटिक के बारे में बात की थी, टोपोग्राफी के बारे में बात की थी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। कब तक ये प्लांट डोमिनेंट रहते हैं? जब तक वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ इनकी हार्मनी स्थापित होती रहती है। जब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को सूटेबल नहीं पाते हैं, तब इन प्लांट्स को जाना होगा और एरिया वापस से खाली हो जाएगा और खाली होने का मतलब ये हुआ वही इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था, न्यूडेशन से वापस प्रोसेस स्टार्ट होती है और जैसा कि मैंने कहा इस प्रोसेस में वर्षों लग सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा सक्सेशन का पहला एग्जाम्पल हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो जीरोस्फीयर का एग्जाम्पल लेकर हम आपके सामने होंगे। ये 4 वीडियो में हम लोगों ने इस सक्सेशन के टॉपिक को डिवाइड किया है। तो चारों जो वीडियो है वो लगातार आप इन कंटिन्यूएशन में आप जब इनको देखेंगे तो सारी सिचुएशंस है वो क्लियर होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।